Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Remember me in your prayers. I am Ikra Khan from LIMS, Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Subject is the word history. This is the lecture number 6. Department is BS English, second semester. Today's our topic is civilization of Egypt. ओके, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था इंडस सिविलाइजेशन. अब हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वो अब है इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी मिस्र की तहज़ीब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. इसको स्टार्ट करते हैं. इजिप्टियन सिविलाइजेशन द गिफ्ट ऑफ द नाइल. नाइल नील यानी जो रिवर है नाइल उसको कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन यानी तहज़ीब जो है वो क्या है. द वर्ड सिविलाइजेशन कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड सिविल्स. अच्छा, अब जो वर्ड है सिविलाइजेशन का ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सिविलिस यानी शहरी से जो है वो निकला है. मीनिंग सिविल जिसका मतलब है शहरी, रिलेटेड टू द लैटिन सिविस शहरियत से जो के ताल्लुक़ रखता है. मीनिंग सिटीज़न जिसका मतलब है शहरी. एंड सिविटेस मीनिंग सिटी और सिटी स्टेट. और सिविटेस का मतलब है शहर या फिर शहर की रियासत. सिविलाइजेशन रेफर टू द मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंटल साइड ऑफ ह्यूमन कल्चर दैट आर कम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर. सिविलाइजेशन जो है वो किस तरह से मटेरियल को जो है वो डिवाइड कर देता है डिफरेंट थिंग्स में. उसको वो डिवाइड कर देता है ह्यूमन कल्चर पे. उनके कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं आगे टेक्नोलॉजी है, साइंस है और डिवीजन ऑफ लेबर्स है. उन पे जो उनको वो डिवाइड कर देता है सिविलाइजेशन. अब हम इजिप्ट सिविलाइजेशन में हम सबसे पहले देखेंगे जोग्राफ़ी. जिसकी जोग्राफ़ी में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं. जी, द नाइल रिवर जो कि नाइल रिवर यानी दरिया नील है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर्स यानी 6650 किलोमीटर लंबा दरिया है ये. और ये दुनिया का सबसे पहला लंबा दरिया है. फ्लोज नॉर्थ और द हार्ट ऑफ अफ्रीका जो कि बहता है कहाँ से, अफ्रीका के शुमाल से. अफ्रीका यानी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से और टू द मेडिटेरियन सी, बहरिया रोम तक. इट्स फ्लड प्लेन वाज द मैग्नेट फॉर लाइफ. जो इसके सैलाब यानी जो इसमें अगर आएगा तो उसका जो है वो मैग्नेट फॉर लाइफ, उसकी जो एक मकनातीसी ज़िंदगी थी वो किस किस चीज़ों पर यानी कौन कौन से जानदारों पे इन्हिसार करती थी, डिपेंड करती थी. वो था ह्यूमंस यानी इंसानी ज़िंदगी पर, प्लांट्स यानी पौधों के, एंड एनिमल्स यानी जानवरों के. ह्यूमंस वर ड्रॉन देयर. इंसानों को शायद इसीलिए यहाँ तक लाया गया बिकॉज दे कुड ग्रो क्रॉप्स, ताकि वो जो है वो फसलें उगा सकें. एंड सेटल इनटू परमानेंट विलेजेस. और यहाँ पर जो है वो मुस्तकिल जो है वो देहातों की सूरत में यहाँ पर आबाद हो सकें या रह सकें. ठीक है. बाउंडेड ऑन द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट बाय एन इम्पेनेट्रेबल होता है बच्चे जिसमें कोई जगह ना हो गुज़रने की, नाकाबिले गुज़र हो, जो जिसमें आप कहीं से गुज़र ना सकें या वहाँ पे आप कोई होल ना कर सकें या वहाँ से कोई रास्ता ना बना सकें. तो बाय एन इम्पेनेट्रेबल डेजर्ट एंड ऑन द नॉर्थ बाय द सी. यानी वहाँ पर जो है ईस्ट से वेस्ट तक जो है वो एक बहुत बड़ा सहरा था, डेजर्ट, जिसमें जो कि नाकाबिले गुज़र था. नॉर्थ बाय द सी, तो इसलिए जो है वो वहाँ से नॉर्थ से जो है वो सी की तरफ यानी जो समंदर की तरफ वो निकलता था, दरिया नील. एंशियंट इजिप्ट यानी जो कदीम मिस्र कदीमी है वाज प्रोटेक्टेड फ्राम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस. वो बिल्कुल महफूज था बैरूनी असरात से, विच अलाउड इट टू इवॉल्व इन इट्स ओन यूनिक वे. इसीलिए वो ख़ुद से जो है वो अपना एक नया रास्ता बनाने के लिए वो तैयार था. ट्रांसपोर्टेशन. अब हम इसकी देखते हैं नकलो हमल यानी जो ट्रांसपोर्टेशन हैं वो किस तरह से होती थी. द नाइल रिवर वाज द हाईवे दैट जॉइंड द कंट्री टुगेदर. जो दरिया नील है वो शाहरा थी, जो कि हाईवे यानी वो शाहरा थी जो एक साथ ही मुल्क में शामिल हुई थी. अब अनटिल द 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी तक ट्रैवल बाय लैंड वाज वर्चुअली अननोन. ज़मीन की तरफ से सफ़र जो है वो नामालूम था, यानी किसी को भी नॉलेज में नहीं था कि ज़मीनी सफ़र भी किया जाता है.
अब हम इसके गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं। गवर्नमेंट से देख लेते हैं। गवर्नमेंट एंड रिलीजन, यानी जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, और जो रिलीजन यानी मज़हब था, वर इंसेपरेबल एंड एंशियंट इजिप्ट। वो दोनों जो थे वो सेपरेटली, यानी दोनों अलग-अलग जो हैं वो लाजिम थे उन पर। कदीमी मिस्र में जो हैं वो लाजिम थे। द फ़िरौन वाज द हेड ऑफ स्टेट, जो फ़िरौन था वो रियासत का जो सरबराह था, एंड डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव यानी जो देवताए खुदाई, यानी जो उसका नुमाइंदा बन गया था वो। उसके अकॉर्डिंग यानी फ़िरौन जो है वो सरबराह था, और मुमलिकत जो है वो उसके हाथ में थी, और वो ज़मीन पर देवताओं का खुदाई नुमाइंदा था। ठीक है। रिलीजन एंड गवर्नमेंट ब्रॉथ ऑर्डर टू सोसाइटी थ्रो। अच्छा, अब देखें वो क्या कह रहे हैं इसमें कि जो है मिस्र कदीमी, उसमें क्या था कि मज़हब और हुकूमत के ज़रिए जो है वो माशरे में हुक्म लाया गया। रिलीजन एंड गवर्नमेंट ब्रॉथ ऑर्डर टू सोसाइटी, यानी जो मज़हब और हुकूमत के ज़रिए ब्रॉथ ऑर्डर, जो कि हुक्म लाया गया था टू सोसाइटी, माशरे में, वो क्या था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, यानी मंदिरों की तामीर। द क्रिएशन ऑफ लॉज, यानी कवानीन के जो हैं, कवानीन की जो है वो तख्लीक की जाए, कवानीन बनाए जाएँ। टैक्सेशन, यानी टैक्स लागू किए जाएँ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, मेहनत की जो है वो तंजीम बनाई जाए। ट्रेड विद नेबर्स, पड़ोसी ममालिक के साथ या फिर हमसाया ममालिक के साथ जो है वो तजारत। द डिफेंस ऑफ द कंट्रीज़ इंटरेस्ट, मुल्की मफादात का जो है वो दिफा। ये सारे जो हैं वो फिर लॉज बनाए गए थे, इनको जो है वो इनके हुक्म में लाया गया था कि इन चीज़ों पे अमल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एंशिएंट इजिप्ट, कदीमी मिस्र अचीव्ड स्टेबिलिटी थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ द पॉपुलेशन। कदीमी मिस्र ने हर सतह की आबादी के ताउन से इस्तेहकाम हासिल किया था। द फ़िरौन वाज द टॉप ऑफ द सोशल हायरार्की, यानी जो इसकी दर्जाबंदी अगर की जाए, समाजी दर्जाबंदी में जो फ़िरौन था वो सबसे ऊपर था, यानी सर फहरस्त था वो। नेक्स्ट टू हिम द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर्स, उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर जो अफसरान थे वो थे वर द वाइज़र्स, यानी जो कि उसको उसके एडवाइज़र्स थे, उसको जो है वो नसीहत करते होते थे हर बात में, उसके जो है वो साथ साथ थे। द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, यानी एग्जीक्यूटिव सरबराह थे, अफसरान शाही अफसर यानी थे वो भी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के। अंडर देम वर द हाई प्रीस्ट, उनके जो नीचे थे वो कौन थे? यानी उनके अंडर थे प्रीस्ट, यानी जो पादरी थे। फॉलोड बाय रॉयल ओवरसियर्स, अच्छा, वो थे जो कि मतलब शाही एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो कि शाही एग्जीक्यूटिव हेड्स थे। अच्छा, उसके बाद कौन से थे? प्रीस्ट, जो कि रॉयल यानी शाही अफसरान जो हैं उनके अंडर थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो। हु इंश्योर डैट द 42 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स कैरिड आउट द फ़िरौन ऑर्डर्स, जिन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने फ़िरौन की सरबराही में के अहकामात पर अमल करते हुए जो हैं वो 42 डिस्ट्रिक्ट, यानी 42 जो डिस्ट्रिक्ट थे, ज़िला थे, उनको जो है वो उसके स्पुर्द कर दिया था। एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की वर द स्क्राइब्स, आर्टिसंस, फार्मर्स एंड लेबर्स। अच्छा, अब जो सबसे निचले दर्जे की दर्जाबंदी थी उसमें कौन कौन से इंक्लूड थे लोग? उसमें थे अकॉर्डिंग टू फ़िरौन, उसके अंदर था फ़िक्या, कारीगर, किसान और मज़दूर वगैरह थे। अच्छा जी, द reinforce their image as powerful divine rules. The pharaoh were representative themselves in writing and sculptures, relief on temple walls. They often depicted themselves as warriors who single-handedly killed scores of enemies and slaughtered our whole pride of lions. अच्छा, इसमें है कि फ़िरऔन जो है उसने अपने आप को जो है वो इन तस्वीर, अपनी जो है वो तस्वीर में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए उसने
अपने आप को और अपने सारे जो हैं वो उसमें छपवाया या लिखवाया, अपने आप को मंदिरों में लिखवाया उसने। और फिर उसने क्या किया कि उसने जो है वो इसकी दीवारों पे यानी मंदिरों की दीवारों पे उसने ऐसी तस्वीर बनवाई जिसमें उसने अपने आप को एक बहुत बड़ा लड़ाका या जंगजू जो है वो दिखाया। दे ऑफन डिप्लिक्टेड देमसेल्व्स एज वॉरियर, उसने हमेशा अपने आप को एज एक वॉरियर यानी एक जंगजू, एक अजीम लड़ाका के तौर पर जो है वो दिखाया। हु सिंगल हैंडल्ड किल्ड स्कोर्स ऑफ एनिमीज, जो कि एक हाथ से भी जो है वो दुश्मनों का खात्मा कर सकता हो। स्लेटर्ड अ होल प्राइड ऑफ लायंस, और उसने स्लेटर्ड यानी कत्ल कर दिया एक पूरे शेरों के यानी शेरों का जो एक था पूरा झुंड था, उसको उसके फ़ख्र को जो है उसने कत्ल कर दिया। इस तरह से उसने दिखाया कि देखो मैं तो एक हाथ से जो है वो इस तरह से लड़ सकता हूँ कि दुश्मनों को ख़त्म कर दूँ, तो शेरों से भी ज़्यादा ताकत है मुझ में। इस तरह से उसने अपने आप को शो करवाया। नेक्स्ट देखते हैं रॉयल वुमेन्स। Royal mothers, wives and daughters derived their status from their relationship with the king. Kings had many wives and royal families were large. ठीक है, यानी किंग्स जो क्या यही था कि उसमें सबसे पहले रिलेशंस जो होते थे उनके स्टेटस को शो किया जाता था रॉयल वुमेंस के साथ, यानी ये शाही ख़वातीन हैं कि अगर ये रॉयल मदर्स हैं या वाइव्स हैं या डॉटर्स हैं तो उनको एक अच्छा स्टेटस दिया जाता था क्योंकि उनका रिलेशनशिप जो था वो किंग से होता था। किंग्स हैड मैनी वाइव्स एंड रॉयल फैमिलीज़ वर लार्ज, किंग्स की जो हैं बीवियाँ बहुत ज़्यादा होती थी और जो उनकी फैमिलीज़ थी वो बहुत लार्ज यानी बहुत बड़ी होती थी। द मोस्ट प्रोलिफिक वाज रमीसेस टू हु हैड 8 वाइव्स एंड ओवर 100 चिल्ड्रन। अच्छा, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है यानी प्रोलिफिक है वो है रमीसेस, जो कि जिसकी 8 बीवियाँ थी यानी 8 वाइव्स थी एंड ओवर 100 चिल्ड्रन। ठीक है, टू कीप द रॉयल ब्लड लाइन प्योर किंग्स ऑफन मैरिड विद इन देयर फैमिलीज अ सिस्टर और हाफ सिस्टर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जिस तरह के बताया हुआ है। द एंशियंट इजिप्टियंस रिमेन्ड वेरी कॉन्शियस ऑफ सोशल स्टेरिफिकेशंस एंड बैरियर्स बिटवीन द क्लासेस वर क्वाइट रिजिड। अच्छा, इनके बीच में ये जो एक फ़र्क था यानी जो सोशल सर्टिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो पक्के थे कि नहीं हमारे में ये फ़र्क जो है वो होगा, वो कभी भी जो है वो इस तरह से नहीं होंगे। और वो उस चीज़ के मामले में यानी क्लासेस के मामले में वो बड़े ही रिजिड यानी बहुत सख्त थे। क्लाइंबिंग द सोशल लैडर वाज डिफ़िकल्ट। अच्छा, समाजी सीढ़ी पर चढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल था, बट इट कुड बी अचीव्ड थ्रू आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन प्रोफेशंस सच एज डैट ऑफ द स्क्राइब्स एंड द मिलिट्री। सबसे पहले ये फ़िकिया और जो मिलिट्री यानी आर्मी वगैरह होती हैं उनके लिए ये जो है इस प्रोफेशन में आके इस चीज़ को जो है वो हासिल किया जा सकता था, इसको अचीव किया जा सकता था। द मिलिट्री टुक पार्ट इन warfare and trade missions, helping to maintain Egypt's sovereignty and expand its interiorities. फ़ौज ने यानी मिलिट्री ने जो है वो हिस्सा लिया, टुक पार्ट ऑफ वारफेयर यानी जंगों में एंड ट्रेड मिशंस और तजारती मिशन में जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया क्योंकि उन्हें पता था हेल्पिंग टू मेंटेन इजिप्ट सोवरेनिटी यानी इससे जो है वो मिस्र की हुकूमत जो है वो हाकमियत जो है वो कायम रहेगी एंड एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज़ यानी इसकी जो है वो इसके इलाके भी बढ़ेंगे मज़ीद। ठीक है, अब हम इसकी राइटिंग पे आ जाते हैं। इसकी राइटिंग यानी लिखाई, तो द इजिप्टियन लैंग्वेज वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेजेस टू बी रिटन डाउन, परहैप्स ओनली द सुमेरियन लैंग्वेज इट्स ओल्डर। अच्छा, वो कहते हैं इनकी भी जो लैंग्वेज है मिस्र की जो है ज़ुबान वो बहुत पहली का यानी जो है वो कदीमी ज़ुबानों में से एक है जो कि लिखने में भी जो है वो हमें नज़र आती है। ओनली द सुमेरियन लैंग्वेज इज़ ओल्डर, सिर्फ यही नहीं है कि सुमेरियन लैंग्वेज जो है वही ओल्डर है बल्कि इजिप्टियन लैंग्वेज भी बहुत पुरानी है। फर्स्ट अपीयरिंग ऑन स्टोन एंड पोट्री डेटिंग फ्रॉम 3100 BC to 3000 BC।
अच्छा, वो कहते हैं कि फ़र्स्ट जो हमारे सामने आया था सबसे पहले वो स्टोन पर, उसके बाद फिर बर्तनों पर जो हैं वो डेट्स यानी जो तारीख़ वगैरह थी, उनसे हमें पता चलता है कि 3100 या फिर 3000 जो है वो क़ब्ल अज़ मसीह ये मौजूद थी। इट रिमेन्ड इट्स यूज़ फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स। यही है कि वो 3000 साल पहले से मौजूद थी। बाकी रही द लास्ट इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन AD 394, और जो लास्ट में लिखी गई थी इंस्क्रिप्शन वो क्या थी, 394 AD में जो है वो लिखी गई थी। द वर्ड hieroglyph literally means sacred carvings. The Egyptians first used hieroglyphics for inscriptions carved or painted on temple walls. This form of pictorial writing was also used on tombs, sheets, or papyrus, wooden boards covered with stucco wash, और है potsherds है, potsherds के बाद है fragments of limestone। अच्छा, अब ये जो वर्ड है हायरोग्राफ यानी हायरोग्राफी, हायरोग्राफ जो है इसका लिटरेरी मीन्स यानी इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है, सेक्रेड कार्विंग्स यानी मुक़द्दस कार्रवाई। द इजिप्टियंस फर्स्ट यूज्ड हायरोग्राफी ग्लैफ्स फॉर इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड और पेंटेड ऑन टेंपल वॉल्स। इन्होंने इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो किया था दीवारों पर या फिर पेंट किए हुए जो है वो चीज़ों पर। दिस फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल राइटिंग, जो ये एक फॉर्म है यानी एक किस्म है तस्वीरी तहरीर की, वॉज ऑल्सो यूज ऑन, इसको और भी चीज़ों पे इस्तेमाल किया गया था। किन किन चीज़ों पे, टॉम्स यानी मेम्बर्स पे, शीट्स ऑफ पेपर्स यानी शीट्स वगैरह पे यूज़ किया गया था, वुडन बोर्ड्स कवर्ड विद द स्टोको वॉश यानी लकड़ी के जो छोटे छोटे पीसेस थे उनके ऊपर भी इसका जो है वो यूज़ किया गया, पॉट श्रेड्स यानी जो है बर्तन के टूटे हुए हिस्सों पे, फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइमस्टोन्स, और लाइमस्टोन यानी एक जो है चूना जो है उसके ज़रिए जो है उसकी खुशबू इस पर जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया था। ड्राफ्ट्समैन were scribes who specialized in drawing. They followed a formula that makes standing and sitting figures look stiff. Using a traditional grid of 18 squares, they sketched figures according to a predetermined pattern, making no attempt to show perspective. The eyes and shoulders are drawn from the front and the face, torso, arms and legs. इस तरह से उनको ड्रैग यानी उनको बनाया जाता था, ड्रॉ किया जाता था। Square text known as the pyramid text were written on the inner passages and the walls of the burial chamber. They were intended to help the pharaohs travel through the afterworld to secure regenerations and external life. The pyramid texts are considered to the oldest body of religion writing in the world. रिलीजन, अब हम इसके मज़हब की तरफ आ जाते हैं। रिलीजन इज़ द ग्लू that binds local communities together and transforms them into nations। अच्छा, जो ये थी ये एक ऐसे गोंद यानी जो है वो मज़बूत चीज़ थी जो कि इन्होंने इस तरह से बाइंड किया हुआ था लोकल कम्युनिटीज़ यानी जो अपनी लोकल कम्युनिटीज़ थी, जितने थोड़े बहुत इलाके थे उनको जो है वो इकट्ठा करके उनको ट्रांसफॉर्म किया इनटू नेशंस, उनको बनाया इन्होंने कौमों में, उनको जो है वो तब्दील कर दिया। इट्स क्रिएट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स एंड शेयर्ड वैल्यूज़ दैट आर एसेंशियल टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि उनके नज़दीक ये था, उनको समझना कि ये बहुत ज़रूरी था सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए, यानी तहज़ीब को जो है वो उसकी नशोनुमा के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि तमाम इलाकों को इकट्ठा करके एक कौम में जो है वो बदल दिया जाए। ऑसरिस और आइसिस है, फिर औरस है।
हॉरस, ठीक है। और दिस एट द स्टेज एवरी इजिप्टियन टाउन हैड इट्स ओन पर्टिकुलर deity represented by an animal such as a cat doggess goddess cobra doggess goddess के बाद है ibis god और jackal god। अच्छा, अब ये किस तरह से करते थे, ये जो है इनकी ये देवता मानते थे पहले, यानी फ़िरौन से पहले जो है ये किस तरह से करते थे, ये कहते थे जानवरों का, यानी कोई है एनिमल्स जो है वो फेस के इनके गॉड एंड गॉडेस होते थे जिनकी ये जो है ये इबादत करते थे। जैसे कैट थी यानी बिल्ली की शक्ल की, और कोबरा जो एक सांप होता है उसके शक्ल की, आबिस गोट, और जैकल यानी गीदड़ के शक्ल की। Eventually, these gods and goddess were given human bodies and created with human attributes and activities। अच्छा, उनको बॉडी जो है वो दे दी जाती थी इंसानों की, यानी उनकी नीचे वाला जो उनकी बॉडी बनाई जाती थी फेस से नीचे सारी वो इंसानी बॉडी बनाई जाती थी उनकी ह्यूमन बॉडी, लेकिन फेस जो होते थे वो एनिमल्स के होते थे, और जो इनकी ह्यूमन बॉडी बनाई जाती थी उसमें तमाम एक्टिविटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ह्यूमंस के ही होते थे। The temples in the major cities throughout the land were constructed to venerate local gods। यानी टेम्पल जो उनके मंदिर बनाए जाते थे उस जगह पर, उस ज़मीन में ओवरऑल सारे सिटीज़ में जो है वो लोकल गोड्स को जो है वो तमीर किया जाता था और फिर उनकी इबादत की जाती थी। ड्यूरिंग द न्यू किंगडम दीज टेम्पल्स ऑनर्ड आर triad of gods based on the pattern established by the mythical family of Osiris, आसिस एंड हॉरस, इनके नाम इनको जो हैं वो दे दिए गए थे बाद में। एंटरिंग आर टेम्पल, देखें ऐसे इस तरीके से जो है वो टेम्पल में एंटर हुआ जाता था। एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी बोट को जो है वो टेम्पल के मेन जो है वो एंट्रेंस के सामने लाया जाता था, एंड देन यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो उतर कर जो है वो एंटर हो जाते थे। ये टेम्पल अंदर से इस तरह से बनाए हुए थे। इसमें फ़िरौन ने जो है वो अपने आप को जो है वो इस तरह से दिखाया था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और बाकी उसके जो हैं वो ग़ुलाम हैं। द एंशिएंट इजिप्टियंस बिलीव इन द रिसरेक्शंस ऑफ द बॉडी एंड लाइफ एवर लास्टिंग। द बिलीव वाज रूटेड इन व्हाट दे ऑब्जर्व्ड ईच डे। अच्छा, उनको ही पहले तो ये यकीन था कि जो इंसान है, यानी इजिप्टियंस का ये बिलीव था कि उनकी बॉडी जो है वो कहीं नहीं जाती है, वो हमेशा रहती है, लेकिन ये बिलीव जो है वो वक्त के साथ साथ वो देखते गए थे। द सन फेल इनटू द वेस्टर्न हॉरिजॉन ईच इवनिंग एंड वाज रिबॉर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग इन द ईस्ट। ये उनको किस तरह से हुआ कि वो कहते थे कि हर रोज़ जो है वो मगरिब में सूरज गुरूब हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन सुबह फिर से वो मशरिक़ से निकलता है। New life sprouted from grains planted in the earth and the moon waxed on the wind। अच्छा, वो जब भी कोई चीज़ बनाते थे मून के होते हुए तो वो बिल्कुल सही थी, लेकिन जब सन आता था तो वो चीज़ें जो थी वो मेल्ट होना शुरू हो जाती थी। As long as order was maintained, everything was highly dependable and life earth after death could be achieved। वो कहते थे कि हर चीज़ जो है वो हर चीज़ को वो डिपेंडेंट है, वो हर चीज़ को जो है वो हाईली डिपेंडेंट एंड लाइफ आफ्टर डेथ कुड बी अचीव्ड। वो कहते थे कि ज़िंदगी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेक्चर को अच्छा अब मैं आपको क्या बता रही थी कि एंड द मून वैक्स्ड एंड एज लॉन्ग एज ऑर्डर वाज मेंटेन्ड एवरीथिंग वाज हाईली डिपेंडेबल एंड लाइफ आफ्टर डेथ कुड बी अचीव्ड। ठीक है, वो कहते थे कि लाइफ के यानी आफ्टर डेथ जो है वो दोबारा से अचीव की जा सकती है लाइफ, बट देयर वाज सर्टन कंडीशंस, लेकिन उसकी कुछ जो हैं वो कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल द बॉडी है टू बी प्रिजर्व्ड थ्रू ममीफिकेशन, यानी उसको जो है वो मम्मी की तरह अगर रख दें तो फिर दोबारा से जो है वो मिल सकती है ज़िंदगी। मरने के बाद अगर आप उसको जो है वो बर्न ना करें, उसको डिग आउट ना कर दें, अगर आप उसको बर्न यानी जलाएं ना, अगर उसको दफनाएं ना, तो अगर उसको प्रिजर्व कर दें यानी उसको महफूज रखें अपनी बॉडी को, तो फिर जो है वो लाइफ अगेन मिल सकती है।
अच्छा, उसके बाद देखें, एंड गिवन आ प्रॉपरली फर्निश्ड टॉम विद एवरीथिंग नीडेड फॉर लाइफ इन द आफ्टरवर्ल्ड। देखें, वो कहते हैं कि अगर हम उसको जो है वो प्रॉपरली फर्निश्ड कर दें उस टॉम को, जहाँ पे उसको रखा होगा हमने ममीफिकेशन के तौर पर, तो वहाँ पे हर चीज़ जो है वो ज़िंदगी की तरह हो इन आफ्टरवर्ल्ड, जैसे कि वो अब आखिरी वाली आफ्टरवर्ल्ड यानी जो इस दुनिया से आगे होता है। वट आर ममीज़। अब देखते हैं ममीज़ क्या है। अ ममी इज़ द बॉडी ऑफ अ पर्सन। जो ममी है वो कहते हैं बॉडी ऑफ पर्सन को, एंड और एन एनिमल डेट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड आफ्टर डेथ। अच्छा, अब डेथ के बाद, किसी भी जानदार की डेथ के बाद, यानी कि एनिमल्स हो जाएं या फिर ह्यूमंस हो जाएं, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को प्रिजर्व कर लेना, उसको रख देना ऐसे ही, और जो है उसको ममी बोलते हैं। हु वर द ममीज़। ममीज़ जो हैं वो कौन होती थी? They were any Egyptians who could afford to pay for the expensive process of preserving their bodies for the afterlife। अच्छा, ये उन लोगों के लिए ही होता था, इजिप्टियंस यानी उन मिस्रियों के लिए जो कि ये चीज़ को, इसका ख़र्चा यानी जो इसका एक्सपेंस था वो अफोर्ड कर सकते थे, उसको पे करना इस प्रोसेस के लिए, यानी अपनी बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए आफ्टर लाइफ। वाई डिड द इजिप्टियंस मेक ममीज़। जो है इजिप्टियंस जो है वो ममी क्यों बनाते थे? द इजिप्टियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा, इजिप्टियंस जो हैं वो बिलीव रखते थे कि लाइफ जो है वो दोबारा भी मौत के बाद होती है। दे बिलीव डैट दे हैड टू प्रिजर्व देयर बॉडीज सो दे कुड यूज़ देम इन द आफ्टर लाइफ। वो उनका यकीन था कि अगर हम अपनी बॉडीज़ को यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं मरने के बाद, तो हमें आगे भी जो है वो ज़िंदगी मिलती है। बट इज़ द आफ्टर लाइफ। अच्छा, उनका क्या कॉन्सेप्ट था आफ्टर लाइफ का, क्या आफ्टर लाइफ क्या है? द इजिप्टियंस बिलीव डैट व्हेन दे डेड। इजिप्टियंस का जो बिलीव था कि जब वो मरते हैं, दे वुड मेक अ जर्नी टू अनदर वर्ल्ड। उनकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है जर्नी दूसरे किसी दुनिया में, वेयर दे वुड लेट अ न्यू लाइफ, जहाँ पे वो एक नई ज़िंदगी गुजारते हैं, बसर करते हैं। दे वुड नीड ऑल द थिंग्स दे हैड यूज्ड व्हेन दे वर अलाइव। उनके पास वो सब चीज़ें जो हैं वो होती होंगी जो कि वो जब ज़िंदा थे तब भी उनके पास हों, जब उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो जो ममीफिकेशंस का एक जो प्रोसेस था उसमें, उसके थ्रू जो इजिप्टियंस थे यानी जो मिस्र थे, मिस्रियों का ये कहना था कि उनकी मरने के बाद जो है वो एक और लाइफ होती है जो कि आगे से एक न्यू वर्ल्ड में या एक जर्नी के तौर पे जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये इजिप्टियंस का जो था वो कॉन्सेप्ट था, और वो इसी तरह से ममीफिकेशन जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इसका प्रोसेस था, वो जो भी कोई वहाँ पे जो जिसकी डेथ होती थी वो उनकी बॉडी को प्रिजर्व कर लेते थे और बाद में उसको एक अलग जो है वो टॉम में जो है उसको रख दिया जाता था, उसको जो है वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू के ममीफिकेशन का अमल उस पर होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख रहे थे कि अच्छा, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ द आफ्टर लाइफ, कि आफ्टर लाइफ यानी जो मरने के बाद जो है वो ज़िंदगी वो क्या है, इनका क्या कॉन्सेप्ट था। तो इजिप्टियंस जो हैं वो बिलीव करते होते थे कि व्हेन दे डाइड, कि जब वो मरते हैं, दे वुड मेक अ जर्नी टू अनदर वर्ल्ड वेयर दे वुड लेट अ न्यू लाइफ, कि जिसमें वो एक नई ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको एक ऐसी यानी एक ज़िंदगी मिल जाती है। दे वुड नीड ऑल द थिंग्स दे हैड यूज्ड व्हेन दे वर अलाइव। उनको वो सब चीज़ें मिलती हैं जब वो ज़िंदा थे, तब वो उन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। सो देयर फैमिलीज़ वुड पुट दोज थिंग्स इन देयर ग्रेव्स। तो वो जो है जो उनकी फैमिलीज़ मेम्बर थे, जितने भी फैमिली मेम्बर थे, वो उनके मरने के बाद उनकी मम्मी के पास वही चीज़ें रख देते थे, कि उनको इस कॉन्सेप्ट से कि उनको यही चीज़ें मरने के बाद मिल जाएंगी। इजिप्टियंस पेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ मनी टू हैव देयर बॉडीज़ प्रॉपरली प्रिजर्व। इजिप्टियंस जो थे वो बहुत एक अच्छी खासी रकम इसके लिए जो है वो पे करते थे ताकि उनकी बॉडीज़ को जो है वो प्रिजर्व कर लिया जाए। इजिप्टियंस हु वर पुअर वर बरीड इन द सैंड। और जो इजिप्टियंस जो पुअर थे यानी जो गरीब थे इजिप्टियंस, यानी उनको जो है वो प्रिजर्व नहीं किया जाता था, उनकी बॉडीज़ को उनको जो है वो दफना दिया जाता था सैंड यानी मट्टी में। प्लस द रिच वंस वर बरीड टू इन द टॉम। सिर्फ जो अमीर थे उनके लिए टॉम जो है बनाया जाता था और उनकी मम्मी को वहाँ पर प्रिजर्व कर दिया जाता था। अच्छा, अब जो मटेरियल यूज़ होता था ममीफिकेशन के लिए, वो कौन सा मटेरियल था वो हम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पता चल रहा है, आप देख रहे हैं। मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास है लाइनन। अच्छा, लाइनन होता है एक कपड़ा होता है लीलन का, जो कि ममीफिकेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है। नंबर 2 पे है सॉडेस्ट। सॉडेस्ट यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होगी, नंबर 2 वहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। सॉडेस्ट होता है लकड़ी, जो आप जब काटते हैं सॉ से, उसको लकड़ी को जो है पीसेस करते हैं तो उसके अंदर से जो भूरा सा निकलता है उसको कहते हैं सॉडेस्ट। अच्छा, नंबर 3 पे था लेचन। लेचन क्या होता है? वो होता है एक जिनसी कह रही हूँ, मतलब कि एक
जिस्मानी तौर पर जिस तरह बीमारी होती है अज़ा की, जिसमें फंगस अलजाई वगैरह का जो है वो इंक्लूड होता है उसमें, और उसमें प्रॉब्लम होने लग जाता है, तो वो इस तरह से फंगस के तौर पर बन जाता है, तो ये चीज़ यूज़ होती थी। और फिर उसके नंबर 4 पे है बीज़ वैक्स। बीज़ वैक्स होता है जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, उनका वैक्स जिसमें वो शहद बनाते हैं, वो चीज़ जो है वो उतार कर उसको जो है वो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए इस चीज़ का भी यूज़ होता था। अच्छा, उसके बाद है रेज़िन। रेज़िन जो है ये है ये दरख्तों, प्लांट्स वगैरह में से, उनके जो हैं ट्रंक्स वगैरह में से इन चीज़ों को निकाला जाता था, और इस चीज़ को भी उसमें ममीफिकेशन के प्रोसेस में यूज़ किया जाता था। नंबर 6 पे है नेट्रॉन। 7 पे है अनियन। इनके जो हैं वो निकाले जाते थे, इनके रस वगैरह, अनियन को जो है वो इसका एक मिक्सचर इसको बनाकर उसके बाद इसके जो है वो लिक्विड को यूज़ किया जाता था प्रोसेस में। उसके बाद नंबर 8 पे है नाइल मड। नाइल मड यानी दरिया नील की मट्टी। दरिया नील की मट्टी जो है वो इसमें डाली जाती थी। लाइनन। नंबर 9 पे है लाइनन पैड्स, यानी लीलन के कपड़े के छोटे छोटे से पैड्स बनाए जाते थे, जो कि बॉडी के ऊपर जो है वो पेस्ट करने के बाद उसको एक बड़े से लीलन के पीस के साथ जो है वो लपेट दिया जाता था। 10 पे है फ्रैंकिनसेंस। ये एक डस्ट है जो कि यूज़ होती है, ये भी प्लांट्स वगैरह और इस तरह के जो सॉइल्स वगैरह हैं उनमें से इसको जो है निकाल कर ममीफिकेशन के प्रोसेस में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं आर्किटेक्चर्स, यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर्स जो हैं वो उसका क्या अमल दखल था। आर्किटेक्चर्स द एंशिएंट इजिप्टियंस बिल्ड देयर पिरामिड्स, टॉम्ब्स, टेम्पल्स एंड प्लेसेस आउट ऑफ स्टोन्स। अच्छा, अब वो किस तरह से बनाते थे, यानी जो कदीमी मिस्र हैं वो अपने पिरामिड उन्होंने बनाए, टॉम्ब्स बनाए, मेंबर्स वगैरह, टेम्पल्स बनाए, मंदिर एंड प्लेसेस और जो भी जगह बनाई आउट ऑफ स्टोन। द मोस्ट ड्यूरेबल ऑफ ऑल बिल्डिंग्स मटेरियल्स, वो उसको बहुत ही ज़्यादा जो उसमें मटेरियल यूज़ करते थे बिल्डिंग बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता था। These building projects took a high degree of architectural and engineering skill. जी, तो हम आर्किटेक्चर को जो है वो देख रहे थे। द एंशिएंट इजिप्टियन बिल्ड देयर पिरामिड्स, टॉम्ब्स, टेम्पल, स्टोन्स, प्लेसेस आउट ऑफ स्टोन, द मोस्ट durable of all building materials. These buildings projects took a high degree of architectural and engineering skill and the organization of a large workforce consisting of highly trained craftsmen and laborers. ठीक है, यानी ये जो आर्किटेक्चर्स यानी इजिप्टियंस जो थे वो पिरामिड्स, टॉम्ब्स और टेम्पल्स या प्लेसेस बनाते थे आउट ऑफ स्टोन्स जिसमें होता था, तो वो जो है उसमें मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ कर होते थे, और उसके लिए वो सबसे पहले जो आर्किटेक्चर्स होते थे यानी वेल स्किल्ड और वेल अबेल और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड यानी जो लेबर्स और क्राफ्टमैन थे वो उनको जो है वो चूज़ करते थे अपनी ये वाली बिल्डिंग्स बनाने के लिए। Apart from the pyramids, Egyptians' buildings were decorated with painting, carved stones, images, hieroglyphs, and three-dimensional statues. The art tells the story of pharaohs, the gods, the common people, and the natural world of plants, birds, and animals. इस तरह से देखें वो अपने क्राफ्ट्स वगैरह भी बनाते थे और स्टोरी जो है वो बताते थे। इसी तरह से हमें जो है वो स्टोरी पता चली है, बताई गई थी। फ़िरौन की स्टोरी है, गोड्स और कॉमन पीपल्स हैं जो नेचुरल वर्ल्ड में प्लांट्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, इनकी पूरी स्टोरी इस तरह से पता चलती है। ये देखें जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से इन्होंने स्टैचूज़ बनाए हुए हैं और किस तरह से उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा स्किलफुली जो है वो उसको कंप्लीट किया हुआ है सारे वर्क को। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इजिप्टियंस में ये चीज़ बहुत कॉमन थी। ये पिरामिड है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मिस्टीरियस प्लेस है ये पिरामिड। One of the oldest mysteries surrounding ancient Egypt concerns the building of the pyramids. How did the humans move such massive blocks of stone using only Stone Age tools? अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये एक सबसे पुराना जो है वो मिस्टीरियस प्लेस है या एंशिएंट इजिप्टियन यानी जो कदीमी मिस्र का बिल्डिंग है एक पिरामिड, ये एक सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस है। हाउ डिड ह्यूमंस, ये कहते हैं इंसानों ने किस तरह से जो है वो इतने बड़े जो हैं वो ब्लॉक्स को किस तरह से किया होगा जस्ट आ स्टोन एज टूल्स में, यानी जिसमें सिर्फ टूल्स और कोई नहीं होते थे, जस्ट स्टोन एज थी उसमें आपने ये किस तरह से यहाँ पे ये बना लिया।
The Egyptians left thousands of illustrations depicting daily life in the Old Kingdom. Curiously enough, none of them show how pyramids were built. किसी को भी ये चीज़ नहीं पता, ना किसी को शो करवाई गई कि pyramids जो हैं वो किस तरह से बन गए थे. Several theories attempt to explain how pyramids were constructed. अच्छा, कुछ theories में ऐसे भी है, कई theories आई हैं जिसमें उन्होंने explain किया है कि pyramids जो हैं वो किस तरह से तमीर किए गए, but for now, लेकिन अब क्या कि the mystery has yet to be solved. क्या मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हुई? वो तो वहीं की वहीं है. पैरामिड्स डिड नॉट स्टैंड अलोन. पैरामिड्स जो हैं वो अकेले जो है वो नहीं खड़े होते. दे वर पार्ट ऑफ अ फ्यूनररी कम्प्लेक्स. द कम्प्लेक्स इंक्लूड्स अ processional causeway that links a funerary temple to the pyramids. Solar barcoes buried on the four sides of the pyramids. अच्छा, अभी जो पिरामिड्स है इसमें क्या होता था कि मास्टर अब्बास जो थे, यानी कि जो इसमें मास्टर अब्बास एंड स्मॉलर पिरामिड्स वर द फैमिली ऑफ द किंग एंड नोबल्स वर बरिड. इन पिरामिड्स में जो हैं वो नोबल और रॉयल फैमिलीज़ के जो मेंबर्स थे वो इसमें बरिड किए जाते थे, यानी वो इनमें दफन थे. सबसे बड़ा जो पिरामिड है गज़ा, जो उसमें एक जो बादशाह था उसको जो है वहाँ पे बरिड किया गया था. अच्छा, अब हम इनकी साइंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं. मैथमेटिक ऑल्दो इजिप्टियंस लैक द सिंबल फॉर ज़ीरो, दे कैलकुलेटेड नंबर बेस्ड ऑन द डेसिमल. अच्छा, जो इजिप्टियंस थे वो डेसिमल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने नंबर या मैथमेटिक्स को सॉल्व किया करते थे. एंड द रिपीटेटिव नंबर्स बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10. द फॉलोइंग साइंस वर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द डेसिमल सिस्टम. अब यहाँ पे ये एक पूरा जो आपको अरिथमेटिक साइन नज़र आ रही हैं, इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको ये आई थिंक मार्कर्स पेन से जो है वो समझा दूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें. Numbers were usually written left to right starting with the highest denominator. For example, in the number, अब ये नंबर है आपके पास 2525. The first number is to appear on the left would be 2000 and then 500 and then 20 and 5 as follows. अब इसको किस तरह से इन्होंने यहाँ पे किया, ये देखें. जैसे कि फर्स्ट आपके पास आ रहा है 2000, तो ये है 1000 वाला. आपने ये 1000 के यहाँ पे 2 ऐड कर दी, यानी ये बन गया आपके पास 2000. अब है आपके पास 500, ठीक है. अब आपके पास 500 आ रहा है, तो ये 500 है. ये देखिए, ये 100 वाला एक है, तो आपने 100 वाले 1 2 3 4 5 जो है वो ऐड करके 500 बना दिया. देन आपके पास आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है. तो ये 10 वाले 2 हैं, तो आपने इनको यहाँ पे 2 ऐड कर दिए तो 20 बन गया. एंड 5, तो 1 2 3 4 5 ये आ गया यहाँ पे 5. तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया जाता था 2525. The Egyptians did not develop abstract mathematical formulas. They used the simple arithmetic of addition and subtraction. यानी वो माइनस और प्लस करने के लिए जो है वो कोई भी डिफ़िकल्ट या मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ नहीं करते थे, वो जस्ट सिंपल अरिथमेटिक को यूज़ करते थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए. Astronomy. Like many ancient peoples, the Egyptians studied the night sky, taking measurements for the stars to accurately align their pyramids and sun temples with the Earth's 4 cardinal points. The Great Pyramid at Giza, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो गिज़ा है वो Great Pyramid है, provides an example. The remarkable building has a footprint of over 13 acres and consists of approximately 6.5 million limestone blocks. इतना वसी, यानी 13 एकड़ पर ये जो है वो जगह मुश्तमिल थी. एक पिरामिड की जो कि गिज़ा है, जो कि सबसे ग्रेट पिरामिड है, ये इस तरह से जो है वो बना है. अच्छा, कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मिलियन लाइमस्टोन blocks. Its 4 sides are accurately aligned to face north, east, south and west with an error of less than half a degree. They are also virtually identical in length with less than 20 centimeter, यानी 8 inches है variance between one side and another. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप आपने जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, रीड किया होगा, और आप मुझे इसका फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा. अगर आपको कहीं से भी कोई इशू आ रहा है या डिस्कस करना चाह रहे हैं तो काइंडली आप लोग डिस्कस भी करें. जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होगा, मैं उसको ज़रूर जो है वो सॉल्व करूँगी. अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें. हमें अपनी दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.